तो चलिए आज चलते हैं समय में पीछे, मध्यकालीन भारत में। लेकिन इस सफर को हम किसी इतिहास की किताब से नहीं, बल्कि तीन बहुत ही खास यात्रियों की नजरों से देखेंगे। सोचिए, उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी जो आज से बिल्कुल अलग थी, और उनकी कहानियों ने सही मायने में हमारे इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं उनकी ये यात्रा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक मिनट रुककर सोचते हैं। देखिए, उस जमाने में सफर करना आज जैसा आसान तो बिल्कुल नहीं था। ये महीनों बल्कि कभी कभी तो सालों का खतरनाक सफर होता था, जहां हर मोड़ पर जान का खतरा मंडराता रहता था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो लोगों को अपना घर-बार सब कुछ छोड़कर इतना बड़ा जोखिम उठाने पर मजबूर कर देती थी। वजहें तो कई थीं, और हर किसी के सफर के पीछे एक अपनी ही कहानी थी। कुछ लोग बेहतर काम की तलाश में निकल पड़ते थे, तो कुछ बाढ़ या सूखे जैसी कुदरती आफतों से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। व्यापारी, सैनिक और तीर्थयात्री, इनका तो काम ही था सफर करना। और हां, कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनके अंदर बस एक जुनून था, एक रोमांच था, अनजान दुनिया को देखने और जानने का। लेकिन वजह कोई भी हो, एक बात तो तय थी, खतरा हर कदम पे था। सोचकर देखिए, महीनों, कभी कभी तो सालों तक चलने वाले ये सफर, रास्ते में समुद्री लुटेरों का खौफ, बीमारियों का डर और सुविधाओं का तो खैर नामो निशान तक नहीं। और इन सब के ऊपर एक डर जो हमेशा साथ चलता था, अनजान रास्तों पर कहीं खो न जाएं। सच में ये जिगर वालों का ही काम था। तो बस इन्हीं खतरनाक चुनौतियों से जूझते हुए हमारे तीन यात्री भारत पहुंचे, और उनके तजुर्बों और लिखाई ने हमें उस दौर में झांकने के लिए एक ऐसी खिड़की दी है जिसका इस्तेमाल हम आज भी कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इनकी कहानियों में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल बिरूनी की। देखिए, वो कोई आम ट्रैवलर नहीं थे, वो एक स्कॉलर थे, एक विद्वान, जिनका एक ही मिशन था, भारत को गहराई से समझना और उसे दुनिया के लिए दर्ज करना। अल बिरूनी 11वीं सदी में आए थे, आज के उज़्बेकिस्तान से। उन्होंने एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी, किताबुल हिंद, और उनका जो नजरिया था वो एकदम सिस्टमैटिक और साइंटिफिक था। मतलब हर चीज को तोल मोल कर लिखना। उनका तरीका ही उन्हें सबसे अलग बनाता था। वो बस चीजों को देखकर लिख नहीं देते थे, बल्कि उन पर सवाल उठाते थे। उनकी किताब का हर चैप्टर, और कुल 80 चैप्टर हैं, एक सवाल से शुरू होता। फिर वो भारत की परंपराओं के बारे में बताते, और आखिर में उसकी तुलना दूसरी सभ्यताओं से करते थे, जैसे कि फारस की सभ्यता से। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है भारतीय जाति व्यवस्था को समझने का उनका तरीका। उन्होंने क्या किया, इसकी तुलना सीधे फारस के सोशल स्ट्रक्चर से कर दी, और इससे उन्होंने ये दिखाया कि देखो, समाज को अलग अलग हिस्सों में बांटना सिर्फ भारत की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर था कि दोनों जगहों पर इस बंटवारे का आधार अलग अलग था। और हाँ, अल बिरूनी सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं थे, वो एक क्रिटिक भी थे। उन्होंने जाति व्यवस्था में अपवित्रता या पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से नकार दिया। उनका तर्क बड़ा सीधा था कि कोई भी चीज हमेशा के लिए अशुद्ध या इम्प्योर नहीं रह सकती, क्योंकि कुदरत का नियम ही यही है कि हर चीज अपनी असली शुद्ध हालत में वापस लौटती है। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे मुसाफिर इब्न बतूता के पास। और ये अल बिरूनी से आप कह सकते हैं एकदम उल्टे थे। वो एक सच्चे एडवेंचरर थे, जिन्हें बस हर नई और अनोखी चीज को खुद एक्सपीरियंस करने का जुनून सवार था। इब्न बतूता 14वीं सदी में मोरक्को से आए थे। उनकी किताब है रिहला, जो असल में उनकी ट्रैवल डायरी जैसी है। उनका नजरिया किताबी नहीं था, बल्कि पूरी तरह से एक्सपीरियंशियल था। मतलब जो देखा, जो महसूस किया, बस उसे अपनी डायरी में उतार लिया। उनका देखने का अंदाज कितना मजेदार था, इसका पता चलता है नारियल के बारे में उनकी डिस्क्रिप्शन से। जब उन्होंने भारत में पहली बार नारियल देखा तो एकदम हैरान रह गए। उन्होंने लिखा कि यह फल तो बिल्कुल इंसान के सिर जैसा है, बाहरी हिस्सा खोपड़ी जैसा, अंदर का हिस्सा दिमाग जैसा, और ऊपर के रेशे बालों जैसे। इससे पता चलता है कि वो हर नई चीज को कितनी हैरानी और जिज्ञासा से देखते थे। लेकिन जिस चीज ने इब्ने बतूता को सच में चौंका दिया, वो थी भारत की पोस्टल सर्विस। जरा अंदाजा लगाइए, जिस सफर को तय करने में एक आम आदमी को 50 दिन लगते थे, उसी दूरी तक कोई जरूरी खबर सिर्फ 5 दिनों में पहुंच जाती थी। उस जमाने के हिसाब से ये तो मतलब अनबिलीवेबल था, एकदम कमाल की एफिशिएंसी। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? ये एक बड़ा ही सिंपल लेकिन जबरदस्त रिले सिस्टम था।
होता यह था कि पैदल डाक वाले रास्ते पर हर 3 मील पर एक रनर तैयार खड़ा रहता था। जैसे ही पहला रनर मैसेज लेकर पहुंचा, दूसरा उसे पकड़ता और फौरन आगे के लिए दौड़ लगा देता, और ये सिलसिला बस चलता रहता था जब तक कि वो खबर अपनी मंजिल तक पहुंच ना जाए, एकदम नॉनस्टॉप बिजली की रफ्तार से। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी यात्री पर, फ्रांसवा बर्नियर। बर्नियर एक यूरोपियन थे और उनकी आदत थी भारत की हर चीज की तुलना यूरोप से करने की, और इसी वजह से उनका नजरिया अक्सर काफी क्रिटिकल होता था। बर्नियर 17वीं सदी में फ्रांस से आए थे और मुगल कोर्ट में एक डॉक्टर के तौर पर काम करते थे। उनकी किताब का नाम है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, और यह किताब उनके क्रिटिकल और कंपैरेटिव नजरिए को साफ साफ दिखाती है। बर्नियर ने भारतीय समाज को एक बिल्कुल ही अलग एंगल से देखा। उनके हिसाब से यहाँ का समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ बहुत ही अमीर रूलिंग क्लास और दूसरी तरफ बेहद गरीब आम जनता। उन्हें यूरोप की तरह यहाँ कोई मिडिल क्लास नजर ही नहीं आया, और ये बात उन्हें बहुत अजीब लगी, बहुत खटकी। बर्नियर ने सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के बारे में भी लिखा। उन्होंने अपनी आंखों से एक 12 साल की बच्ची को जबरदस्ती उसके पति की चिता पर जिंदा जलाए जाने का एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा था और उसे अपनी किताब में दर्ज किया। ये उनकी लिखाई का शायद सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा है, और ये दिखाता है कि वो समाज की इन क्रूर रस्मों के कितने सख्त खिलाफ थे। तो अब हमारे पास 3 अलग अलग कहानियां हैं, 3 बिल्कुल अलग अलग नजरिए, एक स्कॉलर, एक एडवेंचरर और एक क्रिटिक। तो जब हम इन तीनों को एक साथ रखते हैं तो मध्यकालीन भारत की कैसी तस्वीर सामने आती है? तो कुल मिलाकर देखें तो हमारे सामने भारत की 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। अल बिरूनी के लिए भारत ज्ञान और एक मजबूत सोशल सिस्टम वाली जमीन थी। इब्न बतूता के लिए ये चहल पहल वाले शहरों और अनोखे रीति रिवाजों का देश था, और बर्नियर के लिए ये एक ऐसी दुनिया थी जो बहुत ज्यादा अमीरी और बहुत ज्यादा गरीबी के बीच बटी हुई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस वक्त का कोई एक सच नहीं था। मध्यकालीन भारत एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जगह थी, एक ऐसी जगह जहां गहरा ज्ञान भी था, जबरदस्त जिंदा दिल कल्चर भी था और बहुत कड़वी सामाजिक सच्चाइयां भी थीं, सब कुछ एक साथ। हर यात्री ने भारत को अपने तजुर्बे और अपने बैकग्राउंड के चश्मे से देखा। और यहीं से हम एक बहुत जरूरी आइडिया पर पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। मतलब कोई भी जगह सिर्फ वो नहीं होती जो वो असल में है, बल्कि वो भी होती है जैसी उसे देखने वाला देखता है। इन यात्रियों ने भारत को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि अपनी कहानियों से दुनिया के सामने भारत की एक इमेज भी तैयार की। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। ये कहानियां भले ही सदियों पुरानी हो, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इनका असर आज भी है? क्या ये बाहरी नजरिए आज भी इस बात पर असर डालते हैं कि दुनिया भारत को कैसे देखती है, और शायद ये भी कि भारतीय खुद को कैसे देखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है।